अगर आपने स्पेसिफिकली आज ये डिसीजन ले लिया कि आपको आपकी जिंदगी में आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि आपको इस पर्टिकुलर चीज के लिए सेविंग करनी है, और अगर आप उसके ऊपर स्टिक रखते हैं, तो सर मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे गूगल मैप में आपने डेस्टिनेशन डाल दी और उसके बाद आप गूगल मैप को फॉलो करते रहे, तो सूनर लेटर सर 100% आप वहां पे पहुंच ही जाएंगे। तो सेम चीज है सर, आज आपने मेरे से फाइनेंशियल गोल पूछा, मैंने आपको उसका रोड मैप बताया। अगर आप उस रोड मैप के ऊपर अगर आप तरीके से चल लिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, तो सर 7 तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड बेचना या टर्म इंश्योरेंस बेचना या इंश्योरेंस बेचने को फाइनेंशियल प्लानिंग बताते हैं, बट सर फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है सर कैश फ्लो प्लानिंग से। कैश फ्लो प्लानिंग का मतलब है सर इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड बनाना। और सर इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड बनाने के लिए हमारे को समझने की जरूरत है कि ये जो रिकॉर्ड है ये हमारे पास होना ही होना चाहिए, आपके पास होना ही होना चाहिए। यहां पे वो बांध वाला एग्जांपल देना है, ठीक है सर। इसके साथ साथ कैश फ्लो से अगर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में सर बोला जाता है कि 100 रुपया जो आपके बैंक अकाउंट में रखा है वो अगले साल 94 रुपए रह जाता है, क्योंकि 6% की इन्फ्लेशन रेट है सर। तो बैंक में आपको 6% मिलता नहीं, और अगर आप 6% के किसी ऐसे पर्टिकुलर सेगमेंट में भी पैसा लगा रहे हैं जिसमें आपने पैसा लगाया और 6% ही इंक्रीज किया, तो यानी आप ऐड पा रहे हैं। इसलिए जो हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वाला जो सेक्टर है उसमें हमारे को, उस फैक्टर में हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहिए जो हमारे को इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। ये होती है सर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सर साथ ही साथ टैक्स प्लानिंग की मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि सर आपको पता है कि जो भी आप पैसा शेयर्स में लगाते हैं, बेचते हैं खरीदते हैं, बेचते हैं खरीदते हैं, बेचते हैं खरीदते हैं, सर इस सारे के सारे पैसे के ऊपर, सारी इनकम के ऊपर जो शायद कभी आप कमाते हैं कभी नहीं भी कमाते, नेगेटिव भी चला जाता है, पर जो पैसे कमाते हैं साल के एंड में पूरा जब लेखा जोखा आप करेंगे तो उसके ऊपर सर टैक्स इंप्लीकेशन आ जाती है। और सर किसी एक मतलब आप रूल्स की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स के रूल्स की बात करें, हमारे देश के लॉ की बात करें, तो सर बोला गया है कि टैक्स इवेजन इज इलीगल बट टैक्स मिनिमाइजेशन इज लीगल। तो टैक्स मिनिमाइजेशन किया जा सकता है विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोग आज के टाइम में इन चीजों पे बात नहीं करते, बट बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर दिस इज माय ड्यूटी कि मैं आपको ये बताऊं कि टैक्स प्लानिंग भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट होती है। सर साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज नोन एज रिटायरमेंट प्लानिंग। और रिटायरमेंट प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो सर मैं बार बार एक ही एग्जांपल, एक ही बात बोलता हूं कि रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट सर ऐसी होनी चाहिए जैसी रिटायरमेंट हम सर जी सकें। आज एक दिन की छुट्टी सर अपने को चाहिए होती है ना। आज आपको एक दिन सैटरडे को, संडे को अगर पीवीआर जाना हो ना सर, तो एक बार पीवीआर जाने का जो खर्चा है ना सर, वो कम से कम 1500 से 2000 रुपए आ जाता है सर। एक दिन की छुट्टी बिताने के लिए हम जब बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पार्टनर, हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे कहते हैं कि चलो कहीं पे खाना बाहर खा लेते हैं। और जब हम बाहर खाना खाते हैं तो वहां पे भी 1000-1500 रुपए का बिल आता है। 3000 रुपए खर्च करके हम घर आते हैं सर। एक दिन की छुट्टी, रिटायरमेंट के बाद 365 दिन की छुट्टी होगी। क्या आप 365 दिन इस एक दिन की तरह से बिताना चाहते हैं? इफ यस देन यू नीड टू डू रिटायरमेंट प्लानिंग सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे रिटायरमेंट प्लानिंग का रोल आता है। और सर यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा रिटायरमेंट प्लानिंग, फिर वो जो पहाड़ वाला एग्जांपल आपको इस पे ड्रॉ करके बताया था उस एग्जांपल से, और वो जो 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे उन एग्जांपल्स के थ्रू आप यहां पे बता सकते हो रिटायरमेंट प्लानिंग। फिर चिल्ड्रन प्लानिंग की अगर हम बात करें, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग में मैंने जैसा कि आपको बताया कि सर 2 ऑब्जेक्टिव मेनली लोग कवर करते हैं। कौन से 2 ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं? एक तो करते हैं अपना एजुकेशन का, और दूसरा क्या करते हैं, दूसरा मैरिज का। तो ये दोनों हमने अभी आपकी ही फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने ये डिस्कस किया और हमने समझा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं सर। साथ ही साथ इंश्योरेंस प्लानिंग, जिसमें एडुकेट इंश्योरेंस प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, और सर मॉर्टेलिटी वाला फैक्टर यहाँ पे ये बताओगे। सिर्फ इतना बताना है आपको। ये 7 पॉइंट बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर को 3-4 बार रिपीट करते हुए इन 7 पॉइंट्स को कवर कर देना है। और कवर करने के बाद यहां पे इस वक्त तक आप सिर्फ एक इमेज बना सके। क्या इमेज? एक फाइनेंशियल प्लानर की इमेज। यानी कि उस आदमी से आज तक किसी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने ऐसे बात नहीं की, उस पर्टिकुलर पर्सन से आज तक किसी ने भी ये बात नहीं की कि वो टैक्स इवेजन की बात करे, टैक्स मिनिमाइजेशन की बात करे, या इन सारे 7 टॉपिक की भी बात करे। तो जब आप ये बात करते हो आप एक ट्रस्ट डेवलप करने लग जाते हो, और वहीं पे रोल आता है कि एक्चुअल में फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड यूज करके हम वो बोलते उसको वहां लाने की शुरुआत कर चुके हैं
जहां हम उसे लाना चाहते हैं। सुन वो वही रहा था जो वो सुनना चाहता था, बट साथ साथ हमने उसको कहीं ना कहीं अपनी चीजें हम पुट करते चले गए, और इन 7 पॉइंट में से 2 पॉइंट हमने ऐसे कवर कर दिए जो अल्टीमेटली हमें वहीं लैंड कराएंगे जहां हम लैंड करना चाहते हैं। तो हु रिक्वायर्स फाइनेंशियल प्लानिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हु रिक्वायर्स का सिंपल सा मतलब है कि किसको किसको जरूरत होती है, किसको। दोस्तों, ऐसा कौन पर्सन है जिसे फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है? कौन ऐसा पर्सन है? तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो मैं कई बार जब इस सवाल इसको जवाब बता रहा होता हूं तो ये 4 शब्द लिखता हूं, बट इन 4 शब्दों से थोड़ी बड़ी सेगमेंट में आपको लेके जाता हूं। कौन सी सेगमेंट बताता हूं, पहले इन 4 शब्द को सुनो। क्या है? हटाता हूं अपने आप को। यंगस्टर, वर्किंग एडल्ट्स, रिटायर्ड और पेरेंट। जितने भी लोग हैं पूरे देश में, पूरे सारे के सारे प्रोसेस में, पूरे दुनिया में, उन सारे लोगों को आप इन्हीं तरीके की 4 चीजों में, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जिनसे हम बात करेंगे, 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसी? यंगस्टर, वर्किंग एडल्ट्स, रिटायर्ड और पेरेंट, ये 4 होते हैं। और इन सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है। बट कैसे, बताता हूं। देखो, ये जो चारों सेगमेंट है ना, ये इनको, जो मैंने आपको पहले बोला था एक बार, अभी बीच में जब मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बोला था कि फेजेस होते हैं, बोला था ना कि फेजेस होते हैं। तो ये चारों सेगमेंट को आप 3 तरह के फेज में नोट कर लेना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये मैंने कहीं स्लाइड में नहीं लिख रखा, ये आप नोट करो। 3 फेज होते हैं इंसान की जिंदगी के: एजुकेशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, रिटायरमेंट फेज। ठीक है? या तो वो एजुकेशन ले रहा होता है 0 साल से लेकर 25 साल तक, उसके बाद वो एक्यूमुलेशन वाले मोड में आ जाता है। तो यंगस्टर उस वाले मोड में आ गए, एजुकेशन वाले में। ठीक है? फिर दूसरा क्या हुआ? वर्किंग एडल्ट्स या पेरेंट्स। ये किस मोड में आ गए? ये एक्यूमुलेशन वाले फेज में, जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पैसा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें थोड़ी समझ आ चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एजुकेशन फेज में रहते हुए भी एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं। कई बच्चों को आपने देखा होगा वो पिज्जा हट में काम करते हैं, कई आपने देखा होगा इंडिया से बाहर जाते हैं, वहां पे काम करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। तो ऐसे कई सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे एजुकेशन फेज वाले भी मिलेंगे जो एक्यूमुलेशन फेज में भी होंगे। ठीक है? उनको भी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। वर्किंग एडल्ट्स और पेरेंट्स जो हैं, जो एक्यूमुलेशन फेज में है, उन्हें भी चाहिए, और रिटायर्ड वालों को भी चाहिए। बट जैसे ही यहां पे हम बोलते हैं कि हु रिक्वायर्स फाइनेंशियल प्लानिंग, तो और 3 फेज की बात करते हैं, जो 3 फेज हमें लीड करते हैं किस तरफ? इस तरफ। अब दोस्तों, इसको मैं 3, 4, 5 मिनट दूंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन इस देश में है, और इस देश के जितने फाइनेंशियल प्लानर्स हैं उनके भी दिमाग में है। सॉरी टू से, बट बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स भी हैं जिनको फर्क ही नहीं पता कि वेल्थ मैनेजमेंट चीज अलग होती है और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अलग चीज होती है। सारे लोगों ने वेल्थ मैनेजमेंट, एक शब्द कहीं से सुना नहीं, और वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में, इस फाइनेंशियल प्लानिंग में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है, समझो। हमने 3 फेजेस की बात की: एजुकेशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, और तीसरा हमने क्या बात की? हमने रिटायरमेंट फेज की बात की। अब समझो वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि मैंने यहां पे वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड क्यों नहीं यूज किया, या मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि वेल्थ मैनेजमेंट जो शब्द है वो आपको यूज नहीं करना है, या बताना हो तो क्लाइंट को बताना कि वो कितना बड़ा है। जो कोई भी आंखें बंद करके, ट्रेनर्स भी सिखा रहे हैं, लोग भी सिखा रहे हैं, कोई समझ ही नहीं रहा कि वेल्थ मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग को ही वेल्थ मैनेजमेंट बना दिया है। अब समझो क्या वेल्थ मैनेजमेंट में एक शब्द आया, क्या? वेल्थ। तो समझने वाली बात यह है, क्या ये जो तीनों फेजेस वाले लोग हैं, चाहे वो एजुकेशन फेज में है, चाहे वो एक्यूमुलेशन फेज में है, चाहे वो रिटायरमेंट फेज में है, क्या ये तीनों लोग वेल्थ के मालिक हैं? क्या होती है वेल्थ? क्या वो वेल्दी हैं? एक बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ कुछ पैसे कर रहा है अपने घर में, क्या आपको लगता है वो उसके पास वेल्थ है? एंड इफ देयर इज नो वेल्थ, देयर इज नो वेल्थ मैनेजमेंट। बट उस फेज वाले बंदे को, उस सेगमेंट वाले पर्सन को वेल्थ मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, बट किसकी जरूरत है? फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। सेम विद एक्यूमुलेशन फेज। जो पर्सन अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ रहा है, अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा जोड़ रहा है, क्या उसके पास वेल्थ है? नो। इफ देयर इज नो वेल्थ, देयर इज नो वेल्थ मैनेजमेंट।
एक रिटायर्ड आदमी जिसको 50 लाख 60 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपया मिल गया, मान लो 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए को वो बैंक में 6% ब्याज पे रखेगा, वो 6 भी नहीं है पर मान लो 6% पे रख देगा, कितने रुपए मिलेंगे? 6 लाख रुपए साल के। महीने में कितने हो गए? 50,000 रुपए महीना। तो 50,000 रुपए महीना अगर उसको मिलेगा तो क्या ये जो 50,000 रुपए महीना है, ये 50,000 रुपए महीना वेल्थ है? नो। एंड इफ देयर इज नो वेल्थ, देयर इज नो वेल्थ मैनेजमेंट। बट ये तीनों फेजेस, एक्युमुलेशन वाले को भी फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, इस पर्सन को भी अपने 1 करोड़ को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, बट दे डू नॉट नीड वेल्थ मैनेजमेंट। तो इन दोनों शब्दों के बीच में कंफ्यूज मत होना। फाइनेंशियल प्लानिंग इज आवर फील्ड। वेल्थ मैनेजमेंट उस इंसान के लिए जिसके पास ह्यूज सब कुछ है। क्या क्या? बहुत कुछ हो सकता है। उसके पास बिजनेसेस हो सकते हैं, उसके पास प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके रेंट आ रहे हैं, हो सकता है उसके पास शेयर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, कैश रिच हो सकता है। वो ये है वो वेल्थ वाले लोग हैं जिनके पास ह्यूज, और वो लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये जिन फेजेस की हम बात कर रहे हैं, इन फेजेस में लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दे रिक्वायर व्हाट? फाइनेंशियल प्लानिंग। और यहां पे हम जब क्लियर करते हैं उन लोगों को कि आप ये जो 3 फेजेस हैं, इन 3 फेजेस में आदमी रहता है, और इन 3 फेजेस में रहने वाले आदमी को फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बट वेल्थ मैनेजमेंट की नहीं होती। यहीं पे आप उसे प्रूव कर देते हो कि भाई अल्टीमेटली ये फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है और वेल्थ मैनेजमेंट से वो ना, मतलब कहीं कंफ्यूज ना करें। और जैसे ही आप वेल्थ मैनेजमेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट, और डिफरेंस भी बता दिया दोनों के बीच में, तो जैसे ही आप बताते हो उसको समझ आता है। कल को कोई आदमी आके उसे वेल्थ मैनेजर करके बोलता है कि जी मैं तो वेल्थ मैनेजर हूं, उसे समझ में आता है कि वेल्थ मैनेजर जैसा कुछ नहीं होता, या वेल्थ मैनेजर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लोग जो ये शब्द यूज करने लग गए हैं, इनका फायदा उठाने लग गए हैं, इससे आप पूरी तरीके से अपने को सेव कर पाते हो। चलो इसे समझते हैं कि व्हाट शुड अ फाइनेंशियल प्लान इंक्लूड। भाई इस पूरे फाइनेंशियल प्लान में होना क्या चाहिए? भाई ओवरऑल जो हम फाइनेंशियल प्लान बता रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये समझ लिया फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, फिर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे जितने 7 सेगमेंट्स थी वो सारी की सारी चीजें समझ ली। जब हमने वो समझ ली तो अब हम फाइनेंशियल प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम एंड कहां पे करेंगे कि रियल में आपको आपका फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टुवर्ड्स दी एंड जा रहे हैं, बट किस तरीके से? व्हाट शुड ए फाइनेंशियल प्लान इंक्लूड, क्या क्या होना चाहिए? तो देखो, सबसे पहले तो अपने प्रेजेंट को असेस करने की सिचुएशन में हम होने चाहिए कि भाई आज की हमारी रियल सिचुएशन क्या है पहले, क्योंकि आज वर्तमान में तो हमारे को समझना है ना कि मेरी इनकम क्या है। उसके बाद अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं। तो जब आपने फैक्ट फाइंडिंग की तो आप उसका प्रेजेंट भी समझ गए क्लाइंट का कि हमारी कितनी इनकम है, और उसके बाद आपने एक फ्यूचर गोल भी उनके एस्टेब्लिश कर लिए। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव और फ्यूचर गोल्स दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या है? डिटरमाइनिंग कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कैसे? तो दोस्तों एक आदमी ने ये सोच लिया कि भाई मैं आज पर्टिकुलर कोई अमाउंट सेव कर रहा हूं, इतने साल सेव करूंगा और इतना पैसा बनेगा। ये उसने सोचा कि मेरे को अपने बच्चे की मैरिज के लिए यूज करना है। बट मान लो लास्ट के जो 4-5 साल थे उसमें वो कर्जों में आ गए, उसमें उसके सामने और कोई परेशानी आ गई, उसका बिजनेस चौपट हो गया। ऐसे में ये कंस्ट्रेंट है। तो ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसी भी चीजें क्रिएट हो सकती हैं, ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है। तो इसमें क्या होता है? डिटरमाइनिंग कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स को समझने की, डिटरमाइन करने की जरूरत होती है। देन तो अब जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हो कि सर जब फाइनेंशियल प्लान, अब देखो वो 5 मिनट वाला था, 5 मिनट का जो मैंने बताया था, 5 मिनट के बाद अब आप यहां पे आ जाओगे कि सर जो बेस्ट फाइनेंशियल प्लान होता है उसमें अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले सर हमारे को एनालाइज करना होता है। तो जो मैंने आपसे फैक्ट फाइंडिंग में समझा कि आप आज यहां खड़े हैं, फिर हमने आपके गोल्स डिसाइड किए, फिर सर हमने कुछ कंस्टेंट्स को डिटरमाइन करना है जो हम अभी करेंगे। साथ ही साथ आज सर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पे काम करने वाले हैं जो एप्रोप्रिएट प्लान होगा आपके इन सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। आपने क्या बोला? हेलो क्या बोला? शुरू में पहुंचो पहली वाली स्लाइड पे, बोलो वो जो सामने वाला सुनना चाहता है, लेके वहां आओ जहां तुम लाना चाहते हो। तो आपने क्या किया? आपने उसको बोला सर आज हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसा प्लान वर्कआउट करेंगे जिससे आपके ये फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी वी आर कमिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग। बोल क्या रहे थे? बड़ी बड़ी बातें,
वो कैश फ्लो आपने किया क्या? कैश फ्लो बनाएगा अपने आप जाके, इनकम और एक्सपेंसेस। टैक्स प्लानिंग आप करवा रहे हो क्या? सीए करेगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप तो म्यूचुअल फंड में डील करते नहीं, अभी बताऊंगा कि किस तरीके से, कि सर हम बाद में अभी बताऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। और साथ में क्या हुआ, सिंपल तरीका, कि मतलब जब इसमें से आप देख रहे हो 2 पॉइंट के अलावा बाकी चीजों पे आपने काम ही नहीं किया, बट बोला सब कुछ क्योंकि वो सुनना चाहता था। उससे उसी के मतलब की बात करते करते, उसी के लेवल पे जाके चीजें बताते बताते, उसी के दुख दर्द बांटते बांटते, उसी को जो सुनना है सुनाते सुनाते हम वहीं लेके आए गए कि सर आज हम ये स्ट्रेटजी प्लान करने वाले हैं। और सर इसमें एक और चीज आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एडजस्टिंग, मॉडिफाइंग एंड इवेल्यूटिंग द प्लान रेगुलरली। सर क्या होता है कि आज ज्यादातर इस देश में जितनी भी पॉलिसीज, जितने भी प्लान, जितनी भी प्लानिंग हुई है, उसमें क्या हुआ है, किसी आदमी ने आज पैसा सेव करना शुरू किया और ये सोचा कि आज के टाइम में बच्चे को एजुकेट करने में कितना खर्चा आता है। तो मान लीजिए 10 लाख का खर्चा आता है, तो जितने भी लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है वो 10 लाख के हिसाब से कर रखी है। बट सर अगर हम 6% के इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर करते हैं तो आज से 20 साल बाद 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सर, 30 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो 10 लाख की जगह जो 30 लाख की प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए हमें बीच बीच में प्लान को इवेल्युएट करना होगा, हमें उसे चर्निंग करनी होगी, उसमें कुछ चेंज लेके आना पड़ेगा। यहां आप क्या कर रहे हो, यहां आप अपनी फ्यूचर वाली पॉलिसी बेच रहे हो कि आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम पहला स्टेप ले रहे हैं, सर हमें पहुंचना यहां है तो पहला स्टेप हम ले रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दूसरी सीढ़ी चढ़वाऊंगा, तीसरी चढ़वाऊंगा, चौथी चढ़वाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको लेके जाऊंगा। तो हम टाइम टाइम पे आपके प्लान को इवेल्युएट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जिससे उसको लगे कि आप फाइनेंशियल प्लानर हो ना कि इंश्योरेंस कंसल्टेंट, ठीक है। और अल्टीमेटली इसके बाद बात क्या आएगी, बात वही आएगी कि एक सेकेंड, हाँ अच्छा ये ओके, ये स्लाइड यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गई, चलो ठीक है मैं बताता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, ओके पहले मैं आपको इसी पॉइंट पे लेके आता हूँ, फिर वाला वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, वो मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया, वो स्लाइड बाद में आ गई, ठीक है। जब आप किसी क्लाइंट से डिस्कस कर रहे हो कि इस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे, तो आपने अपना आधा रास्ता पार कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने उसे बोला कि सर हम बीच में करेंगे और